आप सभी का लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संस्कृत भाषा को विश्व की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है और किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम सबसे पहले संस्कृत भाषा की वर्णमाला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो संस्कृत शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये जो संस्कृत शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला आता है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस क्री क्या है, इसमें धातु है, क्री धातु प्लस कत प्रत्यय, कत प्रत्यय है। इन तीनों शब्दों के योग से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। तो संस्कृत शब्द बना है सम उपसर्ग प्लस क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से ये जो संस्कृत शब्द है वो संपन्न हुआ है। अब हम जानेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है जिसके आधार पर ही उसका अध्यापन कार्य संभव हो पाता है। जैसे हिंदी, आप सभी ने हिंदी भाषा की वर्णमाला में पढ़े होंगे, कितने स्वर होते हैं, कितनी संधियाँ होती हैं और कितने व्यंजन होते हैं आदि सभी। तो संस्कृत वर्णमाला में हम जानेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 13, सामान्य रूप से कुल 13 स्वर होते हैं। 13 का मतलब संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रयोदश। त्रयोदश, त्रयोदश यानी 13 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं जिन्हें हम त्रयोदश कहते हैं। और वो 13 स्वर कौन कौन से हैं, उसमें पहला आता है ए, ई, ऊ, री और ली। ये जो 5 स्वर हैं ए, ई, ऊ, री, ली, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। इन 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य स्वर होते हैं जैसे आ, ई, ऊ, री, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई और औ, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, जिनको संस्कृत में क्या कहते हैं, त्रयोदश कहते हैं। और वो 13 स्वरों में जो 5 शब्द हैं ए, ई, ऊ, री और ली, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों के अलावा इनको हम ऋस्व स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऋस्व स्वर। ऋस्व का मतलब होता है छोटा, ऋस्व स्वर भी कह सकते हैं। और आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई और औ, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें से जो ए, ओ, आई और औ, इन चारों वर्णों को ए, ओ, आई और औ, ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ए और ओ, ये जो ए है और ओ है, इनका निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। जैसे ये जो ए है, ए बराबर, ए का निर्माण ए ओब्लिक आ प्लस ई और ई से। एक मिनट, दोबारा देखते हैं हम इसको। जो 4 स्वर हैं ए, ओ, आई, औ, एक इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन चारों वर्णों का निर्माण 2 शब्दों की संधियों से मिलकर हुआ है। ए और ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए। ये जैसे ए ओब्लिक आ प्लस ई ओब्लिक ई बराबर ए।
इस प्रकार ये बनता है। और ए ओब्लिक आ प्लस ऊ ओब्लिक ऊ, ये इनसे मिलकर के बनता है ओ बनता है, ओ बनता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और इन्हीं में जब वृद्धि संधि हो जाती है तो आई और औ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, जिनमें से ए, ई, ऊ, री और ली इनको मूल स्वर भी कहते हैं तथा इनको ऋस्व स्वर, ऋस्व का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और इनके अलावा है आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई और औ, इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें से जो 4 वर्ण हैं ए, ओ, आई और औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो ये संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है कि ए और ओ का निर्माण 2 वर्णों के मेल से हुआ है। ए का निर्माण ए या आ के बाद ई या ई हो तो इनको मिलकर के बन जाता है ए बन जाता है। और ए या आ के बाद ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो दोनों को मिलकर क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वरों का निर्माण होता है। और स्वर किसे कहते हैं? अब बात आती है, मान लिया स्वर तो 13 होते हैं, लेकिन स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वे वर्ण जो स्वयं ही उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में इनके लिए एक सूत्र आता है, ये स्वयं राजन्ते ते स्वरा, अर्थात जो स्वयं उच्चारित होते हैं यानी जिनका उच्चारण स्वयं किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। और ये संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब व्यंजनों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है, एक तो होता है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, और दूसरा है इसमें अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। और अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 8। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। और अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 8। वर्गीय व्यंजनों को हम सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजनों का अध्ययन करेंगे कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्गीय व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, पहला है इसमें वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 25। और वर्गीय व्यंजनों को हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। और वो सामान्य सूत्र क्या है? कु, चू, टू, तू, पू। कु, चू, टू, तू, पू। वर्गीय व्यंजनों को हम इनके माध्यम से, क्योंकि कु का मतलब क्या होता है? अब ये कु है, इसका मतलब है कै वर्ग। कै वर्ग, कै वर्ग। कै वर्ग में अब देखो कौन कौन से बनाते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। कै वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। अब चू का मतलब क्या हो जाता है? च वर्ग। चू का मतलब है च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। अब देखो ट वर्ग। अब ट वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ण। ट, ठ, ड, ड, ण। अब देखो तू का मतलब त वर्ग। अब त वर्ग में देखिए कौन कौन से बनाएंगे? त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध,
न, त, थ, द, ध, न। अब हम देखो, अब इसको मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। अब आता है तय वर्ग के बाद अंतिम जो वर्ग आता है वो आता है पू का मतलब पै वर्ग। पै वर्ग, पू का मतलब क्या होता है? पै वर्ग। और पै वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार ये कुल कितने व्यंजन हो गए? 25। कु का मतलब कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, ng। चै का मतलब, चू का मतलब चै वर्ग। चै वर्ग में कौन कौन से आएंगे? च, छ, ज, झ, य। टू का मतलब टै वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। टू का मतलब टै वर्ग। त, थ, द, ध, न। और पू का मतलब क्या होता है? पै वर्ग होता है। पू का मतलब प, फ, ब, भ, म। इन सब के नीचे हलंत आता है। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। क्योंकि ये व्यंजन होते हैं, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते, इनको उच्चारण करने के, पूर्ण रूप से इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता होती है। जैसे ये पै वर्ण है, जैसे ये पै वर्ण है तो इसमें ये पै है, ये हलंत होता है, इसमें ए आता है, तब जाके ये पूरा पै वर्ण बनता है। तो इसलिए इनमें क्या होती है? स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो प, फ, ब, भ, म, इन सभी जो 25 वर्गीय व्यंजन हैं, इनमें स्वरों की सहायता के द्वारा इन्हें पूर्ण रूप से उच्चारित किया जाता है। और इन सभी 25 वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इन वर्णों को, इन 25 वर्गीय व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। जैसे हम बोलेंगे कै की ध्वनि निकालेंगे तो ये जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलती है। तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ है। इसका अध्ययन भी हम आगे करेंगे। पहले देखते हैं वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25। अब हम देखते हैं अवर्गीय व्यंजन। अब अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? अवर्गीय व्यंजनों की संख्या 8 होती है। अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 8। अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन ये कितने होते हैं? 8। अवर्गीय व्यंजनों को हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अवर्गीय व्यंजनों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, और दूसरा है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे अंदर से ऊष्मा निकलती है। अंतस्थ जो अंदर से उच्चारित होते हैं अंतस्थ वर्ण हैं य, व, र, ल। य, व, र, ल, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, व, र, ल, ये हो गए अंतस्थ वर्ण। अब आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, श, स, ह। ये स, श, स, ह, इनको क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। तो अवर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 8। 2 भागों में विभाजित कर देते हैं इनको। अंतस्थ वर्ण 4 अंतस्थ वर्ण है, य, व, र, ल, य, व, र, ल। और ऊष्म वर्ण कौन से हैं? स, 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 ह। इनको अवर्गीय व्यंजन बोलते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी भी वर्ग से नहीं होता, यानी वो वर्गीय व्यंजन तो 25 होते हैं और अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 8। तो अब इधर देखिए हम वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। तो कुल मिला के वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 और अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 8। तो कुल मिला के कितने हो गए? 33 वर्ण। तो संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं जो कि हम कू, चू, टू, तू, पू के माध्यम से हम जान पढ़ चुके हैं। कू का मतलब कै वर्ग, चू का मतलब चै वर्ग, टू का मतलब टै वर्ग, तू का मतलब तै वर्ग और पू का मतलब पै वर्ग। ये तो हो गए 25 वर्गीय व्यंजन, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और कू, चू, टू, पू के माध्यम से हम इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो 25
तो वर्गीय व्यंजन हो गए। अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 8 होते हैं और इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। अंतस्थ वर्ण जो है य, व, र, ल और ऊष्म वर्ण है स, स, ह। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। तो कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं 13, स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं, व्यंजन हैं 33। तो कुल कितने वर्ण हो गए संस्कृत वर्णमाला में? कुल 46 वर्ण हो जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46। जबकि जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। अब हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में कुल कुछ वर्ण होते हैं जो क्या होता है? संयुक्त वर्ण भी कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त वर्ण, कुछ वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण भी होते हैं, अर्थात जिनका निर्माण 2 शब्दों से मिलकर होता है, संयुक्त वर्ण। इनमें अब पहला आता है छ। जो ये 6 वर्ण हैं इसका निर्माण क प्लस श प्लस ए, इन तीनों से मिलकर 6 का निर्माण होता है। 6 क्षत्रिय जो शब्द है इसका वर्ण है, इसका निर्माण क प्लस श प्लस ए के योग से 6 का निर्माण होता है। अब देखो त्रय का निर्माण ये त हलंत प्लस र प्लस ए, इन तीनों के योग से त प्लस र प्लस ए, इन तीनों के योग से त्रय का निर्माण होता है। अब आता है गै शब्द का निर्माण जय, गै शब्द का निर्माण जय प्लस य के योग से और प्लस ए, जय और य प्लस ए। तो जय हलंत है यानी व्यंजन है, यह भी व्यंजन है और ए क्या है? स्वर है। इन तीनों के योग से गै शब्द का निर्माण होता है और इन्हें संस्कृत वर्णमाला में क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। छ का निर्माण क श और ए के योग से, त्रय का त र और ए के योग से और गै का जय और य जो कि च वर्ग का अंतिम वर्ण है और प्लस ए, इसके योग से गै शब्द का निर्माण होता है। गै से ज्ञानी वाला गै शब्द का निर्माण जय य और ए से मिलकर गै शब्द का निर्माण होता है। अब संस्कृत वर्णमाला में क्या होते हैं? कुछ चिन्ह भी होते हैं जिनके माध्यम से संस्कृत वर्णमाला को व्यक्त किया जाता है। प्रमुख चिन्ह संस्कृत वर्णमाला में कुछ चिन्ह भी होते हैं और वो चिन्ह कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेते हैं विसर्ग का। विसर्ग के जो चिन्ह है इसके लिए हम 2 बिंदियों का प्रयोग करते हैं। किसी भी शब्द के पीछे यदि इन 2 बिंदियों का प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य क्या है? विसर्ग। जैसे हम लिखते हैं रामः, जैसे राम शब्द है और इसके पीछे क्या लगा देते हैं? ये 2 बिंदियां लग जाते हैं तो क्या हो जाता है? विसर्ग। तो ये हो जाता है रामः। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार के लिए हम इस बिंदी का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार के लिए क्या करते हैं? हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक नाम ले लो मयंक, मयंक, तो ये या के ऊपर ये जो बिंदी है वो क्या है? अनुस्वार। इस अनुस्वार का प्रयोग मैं अथवा न के स्थान पर किया जाता है। इस अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? मैं या न के स्थान पर। इस जो मैं और न का अनुस्वार होता है ये संधि प्रकरण, जब हम संधि प्रकरण देखेंगे तो उसमें हम व्यंजन संधियों में आएगा अनुस्वार संधि। उस अनुस्वार संधि में मैं और न का क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? अनुस्वार। एक शब्द एक चिन्ह और होता है संस्कृत वर्णमाला में, वो उसे कहते हैं विसर्ग होता है, अनुस्वार होता है और एक होता है हलंत व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल वर्ण भी कहते हैं। हल का मतलब क्या होता है? आधा। हलंत के लिए हम किसी भी शब्द के नीचे डैश का चिन्ह लगा देते हैं। हलंत के लिए हम किसी भी शब्द के नीचे, जैसे हमने लिखा कै वर्ग, कै के नीचे यदि हम हलंत लगा देंगे, कै के नीचे यदि हम हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। अब देखिए इसमें एक चिन्ह और आता है संस्कृत वर्णमाला में। कई नामों में आपने देखा होगा कि इसमें ये वाला जो अवग्रह क्या होता है? जो एस की तरह लिखते हैं। अवग्रह को हम किसकी तरह लिखते हैं? एस। ऐसे किसी भी शब्द के बीच में एस की तरह, जैसे रामो, अहम,
जैसे रामो अहम, तो ये ए की ध्वनि होती है। अवग्रह का मतलब क्या होता है ए, मतलब इसको अवग्रह के रूप में लिखते हैं। रामो अहम, ये मैं किस पर अनुस्वार, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में जो प्रमुख चिन्ह है वो है विसर्ग, 2 बिंदी आती हैं, अनुस्वार, किसी भी शब्द के ऊपर यदि एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। और ये अनुस्वार का निर्माण मैं अथवा न के स्थान पर होता है, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, अनुस्वार संधि। हलंत, हलंत किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। अवग्रह, अवग्रह का जो कि एस के जैसा होता है, ये किसी शब्द के बीच में रामो अहम, तो इसके लिए अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में ये कुल वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई, संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं और 46 वर्णों में से स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। और वो 13 स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री, ली, ये 5 जो शब्द हैं वो मूल स्वर हो गए। इसके अलावा आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, इनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ए, ओ, आई और औ को अब संयुक्त स्वर भी कहते हैं। स्वरों के लिए, स्वर शब्द के लिए संस्कृत वर्णमाला में अच शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर शब्द के लिए संस्कृत वर्णमाला में अच का प्रयोग किया जाता है। अच, स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और व्यंजन को, जो व्यंजन है इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, हल, हल। इनका ज्ञान अच इसलिए कहते हैं, अच और हल क्यों कहते हैं, इसका ज्ञान हम जब आगे माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे, जो कि पाणिनि की व्याकरण जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसका निर्माण माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर होता है। उसमें कुल 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। उनमें ज्ञात होता है कि अच, स्वरों के लिए वहाँ पे अच शब्द का प्रयोग किया गया है और व्यंजनों के लिए हल शब्द का। तो अच क्या है, इसमें एक प्रत्याहार है। माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, इसलिए अच, अच में सभी स्वर आ जाते हैं और हल बोलने पर सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 25 होती है और अवर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 8। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 33।